हेलो एवरीवन। आज मैट्रिसेस की थर्ड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने कवर किया था एक बार ज़रा फटाफट देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट किया था। हाउ डू वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। पहले देखा था कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर का क्या रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद देखा था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम वाइज, किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिसेस को। फिर इसके बाद हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने देखी थी जो मैंने कहा था नाम से याद भी रखोगे, राइट। मोस्ट ऑफ देम नॉर्मल एल्जेब्रा जैसी हैं लेकिन कुछ अलग थी। इसके बाद हमने देखा कुछ और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह कैसे निकालते हैं, उसमें आयोटा का क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। मैट्रिसेस में ही ये क्वेश्चन यूज़ होता है, तो मैंने बताया था आयोटा को कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ इस पे क्वेश्चन किए थे। फिर 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं उसका भी क्वेश्चन किया था। सो दैट वाज अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फिर मैंने लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो इंट्रोड्यूस किया था, और 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो किया था। उस पर एक क्वेश्चन हमने किया था। सो दिस इज वॉट वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास। आई होप आपने इसको ढंग से समझ लिया हो, इसके नोट्स बना लिए हों, और आप जो है वो इस टॉपिक को बहुत सीरियसली ले रहे हों, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स इन योर मैथ सिलेबस। और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। बिल्कुल जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे करते जाओ, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करना है, उसके बेसिस पे आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं किए तो प्लीज़ डू सो, वरना आप पीछे के पीछे रहते जाओगे, ठीक है। तो इसको साथ साथ में करते जाओ, वो बेस्ट, तुम्हें अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कि साथ में सब कुछ कवर करते जाओ। बिल्कुल भी समय को बिगाड़ो मत, ठीक है। कोई भी चीज़ आगे के लिए मत छोड़ो। टॉपिक पढ़ा, उस पर क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस अभी लग रहा है कि नहीं पढ़ रखे कोई बात नहीं, उनको बाद में ट्राई करेंगे। आज की क्लास में मोस्टली जितना पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पे आप रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर पाओगे, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, और डिटर्मिनेंट्स में हमने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अभी आज 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले लेट अस गो थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैं यूज़ करूँगा 3x3 मैट्रिक्स में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले देखो, मैंने एक डिटर्मिनेंट ए लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, नॉर्मली जैसे हम डिफाइन करते हैं। लेकिन इस बार मैंने मैट्रिक्स नहीं लिया, मैंने क्या लिया है, डिटर्मिनेंट लिया है। तो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है जिसके ये एलिमेंट्स है, ठीक है। ये माइनर्स और कोफैक्टर्स किसके निकाले जाते हैं, एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब का हम माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझो आप कि माइनर किसको बोलते हैं। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। ए आई जे का माइनर क्या कहलाता है, एम आई जे। एंड हाउ इज इट ऑब्टेन्ड, बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, right? So what you have to do, if you have to find out Mij, you have to delete the ith row and jth column and then evaluate the remaining determinant. After deleting the ith row and jth column, whatever is the determinant remaining, you have to evaluate that determinant using the previous concept जो last class में सीखा था कि 2x2 मैट्रिक्स का determinant कैसे निकालते हैं। उस कॉन्सेप्ट से इसको रिमेनिंग को इवेल्युएट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई M21 निकालना है मेरे को, तो ध्यान से देखो कि एम आई जे किसका माइनर था, ए आई जे का। मतलब M21 किसका माइनर होगा, A21 का, ठीक है। अब A21 कहाँ है भाई, ये रहा A21, ठीक है। तो A21 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो। मतलब A21 की रो ये है, इसको डिलीट कर दो। A21 का कॉलम ये है, इसको डिलीट कर दो। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 को डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद क्या बचा, A12 बचा, A13 बचा, A32 बचा और A33 बचा। बाकी सब तो डिलीट हो चुका है। तो जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है वो ये बचा कि नहीं बचा, ये इधर देखो, इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद ये बचा कि नहीं, जिस ऑर्डर में बच रहा है उसी ऑर्डर में लिख दिया। सो दिस इज द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये देखो क्या लिखा मैंने, A12 इंटू A33
माइनस A13 इंटू A32। तो ये जो भी आंसर आपका आएगा ये, उसको हम क्या बोलेंगे, M21, माइनर ऑफ A21। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, राइट, ओके। नाउ ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल लिया। मैंने इस बार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैंने बी लिया। ठीक है, क्या डिटर्मिनेंट लिया मैंने, देखो ध्यान से, 1 2 3 4। ये कौन से ऑर्डर का लिया था, 3/3। अब कौन से ऑर्डर का लिया है, 2/2। अब मान लो मैंने इसमें आपसे पूछा व्हाट इज M22, M22 पूछा। M22 मतलब किसका माइनर, M22 मतलब किसका माइनर, A22 का। A22 कौन सा एलिमेंट हुआ भाई, ये A11 A12 A21 A22, ये एलिमेंट हुआ। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ये दोनों डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद बचा ही क्या, सिर्फ 1। अब ये तो सिंगल एलिमेंट बचा, सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो खुद ही होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कुछ आएगा ही नहीं। सो व्हाट इज लेफ्ट इज 1। सो व्हाट इज द माइनर ऑफ A22 हियर, इट इज 1। दैट मीन्स द माइनर ऑफ 4 इज 1। ठीक, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर। ओके, तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, माइनर किसी भी एलिमेंट ए आई जे का निकालने के लिए क्या करना है, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना है, उसके बाद जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है उसको इवेल्युएट करना है। दैट इज नोन एज माइनर ऑफ A21। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर। ना कोफैक्टर क्या होता है, ध्यान से समझो। कोफैक्टर अगेन ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय सी आई जे। जैसे उसको एम आई जे बोल रहे थे, इसको सी आई जे बोलते हैं। अच्छा, सी आई जे कैसे निकालना है, सी आई जे इज नथिंग बट -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। सी आई जे के लिए क्या फॉर्मूला याद रखोगे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब एम आई जे माइनर तो निकालना ही है, जैसे माइनर निकाल रहे थे वो तो निकालना ही है अभी भी, खाली उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 की पावर i प्लस जे। अच्छा, -1 की क्या विशेषता है भाई, कि अगर ये पावर इवन है तब तो ये +1 बन जाता है, और अगर ये पावर ऑड है तो ये -1 रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सी आई जे का जो आंसर आएगा वो या तो क्या आएगा, +1 इंटू एम आई जे यानी एम आई जे, या फिर आएगा -1 इंटू एम आई जे यानी माइनस एम आई जे। तो दो ही आंसर सी आई जे के आ सकते हैं, या तो एम आई जे या फिर माइनस एम आई जे। ठीक है, एम आई जे कब आएगा, जब ये +1 हो जाएगा। अच्छा, ये +1 होने के लिए कैसा होना चाहिए, इवन। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, सी आई जे इज एम आई जे इफ आई प्लस जे इज इवन, एंड सी आई जे इज माइनस एम आई जे इफ आई प्लस जे इज ऑड। तो आपको खाली क्या ऑब्जर्व करना है, आई प्लस जे को भी ध्यान से समझो क्या है, कुछ भी रटने का नहीं है। आई प्लस जे का मतलब नंबर, द रो नंबर प्लस द कॉलम नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप A21 के लिए सी आई जे निकाल रहे होते, तो इसमें देखो रो नंबर कितना है, 2, कॉलम नंबर कितना है, 1, 2 + 1 कितना है, 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब क्या साइन लगाना है पीछे, माइनस, और इवन मतलब क्या साइन लगाना है पीछे, प्लस। निकालना एम आई जे ही है, खाली साइन बदलना है, और एम आई जे निकालना पीछे सीख चुके हो। तो कोफैक्टर में खाली साइन लगाना सीखना है बस, और उसके लिए सिंपली क्या देखना है कि आई प्लस जे इवन है या ऑड। इवन है तो प्लस लगा दो, ऑड है तो माइनस लगा दो। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोली हुई है कि C21 फॉर A21 इन ए मतलब यही वाला डिटर्मिनेंट जो पहले लिया था। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि C21 कितना होगा A21 के लिए, तो वही बात एक्सप्लेन करी हुई है, बिकॉज 2 + 1 कैसा है, ऑड, इसलिए पीछे क्या साइन लग जाएगा, माइनस। तो M21 आपने जो भी निकाला था यहाँ पे, उसके पीछे बस साइन क्या लगा दोगे, माइनस। इस पूरे का क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, ठीक। ओके, नाउ लेट अस सी 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम माइनस को फैक्टर्स की यूज करते हैं। पहली देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, या तो रो ले लो या कॉलम ले लो। ठीक है, उसके सभी एलिमेंट्स के का प्रोडक्ट विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का सम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। मतलब जैसे अगर हम इसी ए की बात करें, तो अगर मान लो कि मैं, लेट अस से कि मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है ना एनी रो और कॉलम, यहाँ लिखा है एनी रो और कॉलम। सपोज करो मैंने फर्स्ट रो ली। ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में देखो, पहला एलिमेंट क्या है, A11। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसी के कोफैक्टर से, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब A11 को किससे मल्टीप्लाई किया, C11 से, प्लस A12 को किससे मल्टीप्लाई किया, C12 से, प्लस A13 को किससे मल्टीप्लाई किया, C13 से। करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए आएगा। और यही कॉन्सेप्ट हम डिटर्मिनेंट निकालने में यूज करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है,
तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो सीधा किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। अब जैसे ये मैंने कौन सी रो के लिए किया भाई, फर्स्ट रो के लिए, ठीक है। आप चाहो तो किसी कॉलम के लिए भी कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक थर्ड कॉलम, ओके, मैं थर्ड कॉलम ले रहा हूँ। थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है, A13, इसका कोफैक्टर कौन है, C13, ठीक है। थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट कौन है, A23, इसका कोफैक्टर कौन है, C23। थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट कौन है, A33, इसका कोफैक्टर कौन है, C33। तो इन तीनों को ऐड करने पे भी मेरे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए। मतलब कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। इसी बात को बोलने का एक तरीका और क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी, इसको बोलने का तरीका क्या होगा, एक्सपांडिंग अलोंग रो वन, एक्सपांडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग रो वन। इस बात को बोलने का तरीका क्या होगा, एक्सपांडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम थ्री, सॉरी, एक्सपांडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम थ्री। यानी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपांड किया जा सकता है, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं है, करना यही है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अभी तो हमने क्या किया था, हर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। अब देखो सेकंड में क्या कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम, नाउ इट कम्स आउट टू बी 0। अब अगर आपने सपोज कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उठाया और उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि किसी दूसरी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन सी रो ली, देखो मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, ओके, लेट मी टेक फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम लिया, अब फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, A11। अगर मैं A11 को C11, A21 को C21 और A31 को C31 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, तब तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, A11 को मैंने इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। रिमेंबर करस्पॉन्डिंग से करना है, मतलब इसको इससे नहीं कर सकते, इसको इससे नहीं कर सकते, इसको इससे कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग से करना है, ठीक है। तो इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, देखो इधर क्या लिखा, A11 C12, सॉरी इससे किया, हाँ ठीक है, इसको इससे कर रहा हूँ, ऑलराइट। उससे भी कर सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे करूंगा तो भी मेरे पास सेम बात आएगी, इसको इससे कर रहा हूँ, जस्ट सी यहाँ क्या लिखा है मैंने, A11 C12, यानी इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। जरा देखो ध्यान से इधर, A11 C12, A21 C22, A31 C32। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, दूसरी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक। तो उन्हीं से कर दो तब तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, दूसरों से कर दो तो 0 आ जाएगा। दूसरों में कैसे होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, रो लो कॉलम लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्स रो में ले रहे हो तो आपको कोफैक्टर्स भी किस में लेने, रो में, और अगर आप एलिमेंट्स कॉलम में ले रहे हो तो आपको कोफैक्टर भी किस में लेने, कॉलम में, बस ये ध्यान रखना है, ठीक। सो विद दिस नॉलेज इन माइंड ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, लेट अस नाउ गो ऑन टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका जो कन्वेंशनल तरीका है, पहले वो सीखते हैं, जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ये वाली, इस प्रॉपर्टी के थ्रू अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है, देखिए 1 2 2 2 3 0 3 4 5। इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपांड करके सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि मैं इसको एक्सपांड किसी भी रो या कॉलम पे कर सकता हूँ, ओके। तो देखो क्या लिखा है, वी कैन एक्सपांड अलॉन्ग एनी रो और कॉलम यूजिंग दी अबव प्रॉपर्टी, ओके। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, R1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ, तुम किसी और के अलॉन्ग एक्सपांड करके देख लो, वेरीफाई कर लेना, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ प्रैक्टिस फॉर यू, एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1। अब देखो R1 मेरी ये रो है, मैं इसके अलॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ, व्हाट इज माई फर्स्ट एलिमेंट 1, तो क्या करना है मेरे को, 1 का क्या निकालना है, कोफैक्टर। कैसे निकालना है भाई, 1 की रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर दिया, क्या बचा, ये बचा 3 4 0 5। देखो ध्यान से, 3 4 0
5, ये डिटर्मिनेंट बचेगा। और ये डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते थे जरा याद करो, 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 माइनस 0। ठीक है, कौन सा एलिमेंट ब्लॉक किया था? 1। तो हमें याद है ना भाई क्या लिखना होता था, इधर देखो क्या लिखना होता था, A11 C11। A11 कितना है यहाँ पे? 1, द फर्स्ट एलिमेंट इज 1, उसको तो बाहर लिखा। फिर ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोफैक्टर लिखेंगे। कोफैक्टर क्या निकला? 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 0। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनर है, कोफैक्टर थोड़ी है। हाँ बिल्कुल माइनर है, लेकिन माइनर और कोफैक्टर में फ़र्क क्या था जरा यहाँ पे देखो, खाली प्लस और माइनस का ही तो फर्क था। और जब मेरी रो प्लस कॉलम इवन है तो सेम होगा, और जब रो प्लस कॉलम ऑड है तब माइनस लगा दूंगा, बस इतना ही तो फ़र्क है। अच्छा, मैं जो फर्स्ट निकाल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट जो एलिमेंट लिखा है वो कौन सा एलिमेंट था? कौन सा एलिमेंट था भाई? A11। ठीक है, A11 में जरा 1 प्लस 1 करो, कितना आता है? इवन। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इवन। इवन मतलब माइनर और कोफैक्टर सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इवन मतलब प्लस होता है। तो C11 किसके बराबर हुआ? M11 के। इसीलिए मैंने कुछ और काम नहीं किया, सीधा माइनर लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब सिंस हम किसके अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं? रो 1 के अलॉन्ग, तो हमने पहला एलिमेंट तो लिख लिया, अब कौन सा एलिमेंट लिखना है? दूसरा एलिमेंट क्या है भाई? +2। ये देखो लिखा यहाँ 2 +2 क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी? प्लस A12 C12। ठीक है, तो +2 लिखा, ये +2 लिखा मैंने। ठीक है, ये माइनस क्यों हुआ वो भी समझ में आ जाएगा, +2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 लिखने के बाद क्या करना है भाई? 2 की रो और कॉलम को डिलीट करना है। देखो ये 2 का कॉलम, ये 2 की रो, इन दोनों को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या बचा? 2 2 4 5, यही बचा। इसको कैसे सॉल्व करना है? नॉर्मली जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8। देखो क्या लिखा है यहाँ अंदर, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, यही लिखा। ठीक है, लेकिन अब हम कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं C12। ये निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? 1 + 2 कितना है? 1 + 2 कितना है? ऑड है। ऑड मतलब क्या आंसर आएगा? माइनस। तो माइनस ऑफ M12 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस ऑफ M12 आएगा। ये जो हमने अंदर लिखा है ब्रैकेट में, ये क्या है? ये तो M12 है, ये तो माइनर था। इसके पीछे क्या साइन लगाना है? माइनस। इसीलिए ये जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। तो इस वजह से ये जो हमारा प्लस था वो बेसिकली क्या बन गया? माइनस। ओके, सो दिस इज देयरफॉर दिस इज माइनस। तो आप तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि भाई पहला एलिमेंट हम जब लिखेंगे तो उसमें प्लस लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट जब लिखेंगे तो उसमें हमेशा क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, फिर आपको वो प्लस माइनस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, सीधा माइनर लिखो अंदर। फिर जो तीसरा एलिमेंट लिखेंगे उसमें फिर प्लस लगा देंगे, क्योंकि तीसरा एलिमेंट बेसिकली क्या है? तीसरा एलिमेंट बेसिकली C13 है, और 1 + 3 फिर कितना? इवन। और इवन में क्या आंसर आता है? प्लस, इसलिए M13 के ही बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब देखो तीसरा एलिमेंट मैंने लिखा 3। अच्छा, 3 के फिर क्या करना है? 3 की रो और कॉलम को डिलीट करना है, इनको डिलीट कर दिया। क्या बचा देखो जरा, 2 3 2 0, ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6। देखो क्या लिखा है? 0 माइनस 3 इंटू 2। आई थिंक क्लियर हो गया। तो मैंने अभी किस रो के अलॉन्ग एक्सपांड किया था? R1 के अलॉन्ग। तुम चाहो तो C1 C2 C3 R2 R3 किसी के भी अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मैंने बोला फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, ये सिर्फ कौन सी रो के लिए बोला? फर्स्ट रो के लिए। ऐसा नहीं कि कोई सी भी रो या कॉलम से करेंगे हमेशा सर ने कहा भाई प्लस फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या था वो समझा दिया। ठीक है, C12 C13 जो भी निकाल रहे हो उसमें 1 + 2 1 + 3 करके देखना, अगर इवन आ रहा है तो प्लस लगाना है, ऑड आ रहा है तो माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये एक बार फाइनली रिपीट कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 1 ब्लॉक करा, तो 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 0। फिर मैंने -2 ब्लॉक करा, माइनस क्यों आया था? क्योंकि वो ऑड आ रहा है इसलिए माइनस आएगा। तो माइनस में ये ब्लॉक करा, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 लिखा। फिर +3 में ये ब्लॉक करा, क्या आया? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2, इतना लिख दिया। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो फटाफट हाथ चलने लग जाएगा। कितना आया देखो जरा, 15 इंटू 1 15, ये कितना हुआ? 10 माइनस 8 2, 2 इंटू 2 4, ये कितना हुआ भाई? -3 इंटू 2 -6, -6 इंटू 3 -18, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 18 -7। तो आंसर कितना आया मेरा? -7। तो ये तो मेरा कन्वेंशनल तरीका है जो मैंने प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, अब इसी के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, शॉर्ट ट्रिक, जिसको अगर इसको निकालने में दिक्कत हो रही हो तो यू कैन यूज द शॉर्ट ट्रिक। इसमें कोई कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आना चाहिए। कोफैक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस डिटर्मिनेंट, ऐसे पूछ सकता है। तो अपने को वो निकालना आना चाहिए। हाँ, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो। क्या करना है शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखो।
सबसे पहले क्या लिखोगे, C1 C2 C3, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज लिख लोगे। देखो कॉलम 1 1 2 2, कॉलम 2 2 3 0, कॉलम 3 3 4 5 एज इट इज लिख लिया जैसे मैट्रिक्स दे रखा था। ठीक है, उसके बाद वापस से C1 C2 को कॉपी करना है, मतलब 1 2 2 वापस लिखना है और 2 3 0 वापस लिखना है। मतलब कुल मिला के कितने कॉलम लिखने हैं, 5 कॉलम लिखने हैं। पहले 3 तो एज इट इज, लास्ट के 2 जो हैं वो सेम एज फर्स्ट 2 होंगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करो कि डायगनल्स क्रिएट करो। एक तो लीडिंग डायगनल याद है जो पहले से चालू होता था, पहले से जो चालू हो रहे हैं वो सब डायगनल्स बनाओ पहले। तो एक डायगनल ये बना, फिर एक डायगनल ये बना, फिर एक डायगनल ये बना। कितने बने, 3 बने। फिर पीछे की साइड से भी डायगनल्स बनाओ। ठीक है, बैक डायगनल्स या रिवर्स डायगनल्स। ये रिवर्स डायगनल फर्स्ट बना, ये रिवर्स डायगनल सेकंड बना, ये रिवर्स डायगनल थर्ड बना। ठीक है, लीडिंग डायगनल को मैंने बोल्ड लाइन से दिखाया है, रिवर्स डायगनल को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ठीक है, अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो। ट्रिक क्या है, ट्रिक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच लीडिंग डायगनल। ये जो हर एक लीडिंग डायगनल है उस पर जो जो एलिमेंट्स है उन सब का क्या लेना है, प्रोडक्ट और उनका सम। मतलब इन सब का प्रोडक्ट लो, कितना आया, 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है भाई, 15 होता है। ये 15 लिखा देखो। ठीक है, फिर अगला वाला लो, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, ये 16 लिखा। बीच में क्या लगाया, प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सम। मतलब जितने भी लीडिंग डायगनल पे एलिमेंट्स हैं उन सब का प्रोडक्ट लेके फिर इन सब का क्या लेना है, सम। तीसरा क्या था, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 0 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये 0 आ गया। ये पहला ब्रैकेट खत्म हो गया आपका, ये पहला ब्रैकेट खत्म हो गया जो लीडिंग डायगनल के लिए। फिर रिवर्स डायगनल पे सेम काम करना है और इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, रिवर्स डायगनल पे देखो जरा, पहला डायगनल क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ये 20 लिखा। 1 इंटू 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। इन तीनों को तो क्या करना है, प्लस, और ये ब्रैकेट हो गया खत्म। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है फिर, माइनस। दिस इज द ट्रिक। कितना आया देखो, 15 और 16 31, 20 और 18 38, 31 माइनस 38 -7 आपका आंसर आ गया, सेम एज दिस। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक जिसमें कोई माइनर को फैक्टर नहीं निकालना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये अभी बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अभी करा नहीं है। ठीक है, 3 4 बार कर लोगे तो ये भी फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो बट स्टिल इट इज़ योर चॉइस कि आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है कि नॉर्मल मेथड से करना है। दोनों तरीके बता दिए। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहले हमने जनरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो देख लिए थे। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू सम मोर मैट्रिसेस। सबसे पहले देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज 0, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये टर्म कई बार क्वेश्चंस में ऑप्शंस में नजर आएगा आपको, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए पहली बात तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर कब बोलेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको क्या बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर 0 नहीं है तो क्या बोला जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 0 तो सिंगुलर, नहीं 0 तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे सामने, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर टी लिखा सब सुपरस्क्रिप्ट में, या फिर ए डैश, ए टी या ए डैश, दोनों में से कुछ भी यूज करो, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। हाउ डू वी ऑब्टेन ट्रांसपोज, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए टी या ए डैश। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं लिखा मैंने देखो मैंने ए मैट्रिक्स लिया 2 4 3 5 1 6। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ए के ऊपर मैंने क्या लगाया, टी या डैश, यानी मैं ट्रांसपोज लेना चाह रहा हूँ। ट्रांसपोज लेने का मतलब सीधी सी बात हो गई कि ये जो पहली रो है मेरी, ये पहली रो है, ये मेरा पहला कॉलम बन जाएगी, और ये जो दूसरी रो है ये मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगी। तो इस 2 3 1 को पहले कॉलम में लिख लो तो ऐसे लिखेंगे 2 3 1, और इसको दूसरे कॉलम में लिख लो तो ऐसे लिखेंगे 4 5 6। तो हमने क्या किया, बेसिकली रो को क्या बदल दिया, कॉलम, रो को क्या बदल दिया, कॉलम। तो ऑटोमेटिकली कॉलम किस में बदल जाएगा, रो में। रो को कॉलम में बदलोगे तो कॉलम रो में बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। मतलब हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मतलब कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है,
सिमेट्रिक। इसके लिए कैसा होना ज़रूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी इन दोनों का ऑर्डर सेम आएगा ना, वरना अगर जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था तो ये तो दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। ये क्या ऑर्डर था? 2/3, ये क्या ऑर्डर है? 3/2। तो ये तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम होगा तभी तो दो मैट्रिसेस बराबर हो सकते हैं, तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसी बात को बोलने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। सभी आई जे के लिए कोई भी एलिमेंट ए आई जे अगर आप उठाओ तो उसमें आई और जे को इंटरचेंज करने पे जो एलिमेंट आए ए जे आई वो सेम होना चाहिए, क्योंकि आई जे को इंटरचेंज करने का मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज करना, तो ऑब्वियसली उस केस में एलिमेंट मेरा सेम आना चाहिए, तभी ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। लेट अस सी एन एग्जांपल। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 1 -1 -2 -1 2 0 -2 0 3। मेरे को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। हालांकि मैंने लिख रखा है इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चेक करना होगा आपको, तो कैसे चेक करोगे? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा द मैट्रिक्स दिस इज, अब 4 ऑप्शन दे देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे कुछ भी दे देगा ऑप्शन। तो कैसे पता लगाएंगे भाई? तो उसके लिए हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसका ट्रांसपोज लिख लूँ, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, देखो ट्रांसपोज लिखा है मैंने। ट्रांसपोज कैसे लिखूंगा? अभी बताया था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना है। इसकी पहली रो क्या है? 1 -1 -2, तो इसका पहला कॉलम क्या लिखना है? 1 -1 -2। इसकी दूसरी रो क्या है? -1 2 0, तो इसकी दूसरे कॉलम क्या लिखना है? -1 2 0। इसकी तीसरी रो क्या है? -2 0 3, तो इसकी तीसरे कॉलम क्या लिखना है? -2 0 3। ये आ गया मेरे पास, ये मेरा इसका ट्रांसपोज हो गया। अब जरा इन दोनों मैट्रिसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है? बिल्कुल है, देखो हर एलिमेंट मैच हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज और ए क्या हुए? बराबर हुए। और यही तो हमारी डेफिनेशन है कि ए ट्रांसपोज और ए अगर बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि भाई सीधा ट्रांसपोज लिखा, दोनों बराबर आ गए, मतलब ठीक है। एक वापस शॉर्ट तरीका हो सकता है। शॉर्ट तरीके में क्या करना है भाई? खाली ये देखो कि लीडिंग डायगोनल जो है, लीडिंग डायगोनल उसको तो ब्लॉक कर लो, ठीक है। लीडिंग डायगोनल को ब्लॉक करा, मैं एक बार वापस यहाँ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। देखो लीडिंग डायगोनल पे मेरा 1 था, 2 था, 3 था, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। ये मेरा मैट्रिक्स था, ठीक है। मैंने क्या किया? लीडिंग डायगोनल जो है उसको तो ब्लॉक करो, मतलब उसको तो भूल जाओ, लीडिंग डायगोनल को तो भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करो? लीडिंग डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं और नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर वाइज सेम होने चाहिए। मतलब ये -1 और ये -1, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। जो भी यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा होना चाहिए, और जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा होना चाहिए। मतलब रिवर्स डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर लीडिंग डायगोनल को मैं भूल जाऊं तो रिवर्स डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेचुरली देखो -1 -1 -2 -2 0 0 सेम है, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज करो कि यहाँ -1 होता और यहाँ +1 होता, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता, फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। समझ आ गई? क्योंकि ये और ये सेम नहीं, तो उसके लिए मेरे को ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली डायगोनल, लीडिंग डायगोनल को तो छुपा लूंगा, और बाकी का जो रिवर्स डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम हो जाते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वापस स्क्वायर होना जरूरी है, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब की बार क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज और ए सेम नहीं आने चाहिए, बल्कि एक दूसरे के नेगेटिव आने चाहिए। सो ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -a। दैट मीन्स ए आई जे शुड बी -aj फॉर ऑल आई जे। अब हर आई जे के लिए ए आई जे और ए जे आई नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये सोच के देखो, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आती है। बिकॉज ए आई जे और -aj सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूंगा तो वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं था, उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे डायगोनल पे 0 होना जरूरी है। डायगोनल जब मैं बोलता हूँ मतलब लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल पे सारे 0 होने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई देखो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में आई और जे बराबर होता है कि नहीं होता है। जैसे ये एलिमेंट देखो क्या है, ये A11, ये एलिमेंट देखो क्या है, ये A22, ये एलिमेंट क्या है, A33, 1 1 2 2 3 3, आई और जे सेम है कि नहीं? तो इसका मतलब मेरे को इस इक्वेशन में आई और जे को सेम रखना है। अगर मैं आई और जे को सेम रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? ए आई आई। ये क्या बन जाएगा? ए आई आई का नेगेटिव।
अब ए आई आई और माइनस ए आई आई अगर बराबर है तो इसको इधर शिफ्ट करा तो 2 ai जीरो हो गया, मतलब ए आई आई कितना हो गया, जीरो। और ए आई आई कौन सा एलिमेंट होता है, डायगनल एलिमेंट, इसलिए डायगनल एलिमेंट का जीरो होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात मेरे पास क्या आती है, डिटर्मिनेंट ए हमेशा जीरो होगा फॉर 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2/2 के लिए नहीं, 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ठीक है। उसका रीजन भी सिंपल है कि भाई ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के। अच्छा, दो मैट्रिसेस अगर बराबर हैं तो उनके डिटर्मिनेंट्स भी बराबर होंगे, तो मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, इसके भी डिटर्मिनेंट, इसके भी डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट जब मैं लूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम होता है। ठीक है, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट भले ही इसका लो कि इसका लो, डिटर्मिनेंट तो सेम ही आएगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो भी डिटर्मिनेंट सेम ही आता है। ऑलराइट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ए सेम होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए क्या होता है, माइनस डिटर्मिनेंट ए। क्यों होता है, क्यों होता है उसके बारे में अभी नीचे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्यों होता है। ठीक है, कि वाई इज दिस माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो अभी के लिए एक बार इतना लिखते हैं, वील गो टू प्रॉपर्टी, विल कम बैक हियर। डिटर्मिनेंट ए इज माइनस डिटर्मिनेंट ए, इसको इधर शिफ्ट करा तो 2 डिटर्मिनेंट ए जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो। तो कोई भी 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर। ये बोलना भी सही है, क्योंकि सिंगुलर का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, 3 ऑर्डर का है, तो वो सिंगुलर भी होगा। अब देखें जरा, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, चेक करना है। तो एक तो तरीका क्या हो सकता है भाई, वही कन्वेंशनल तरीका, ट्रांसपोज लिखो, अगर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन मैं इस शॉर्ट मेथड से कर रहा हूं। मैंने क्या किया है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लिखा, उसका लीडिंग डायगोनल ब्लॉक किया। अच्छा, यहाँ लीडिंग डायगोनल में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ लीडिंग डायगोनल में क्या होना जरूरी है, जीरो। तो देखो ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि भाई सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि रिवर्स डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ हम क्या बोलेंगे कि रिवर्स डायगोनल में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। रिवर्स डायगोनल में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। जैसे ये 1 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, -1 बिल्कुल है। ये 2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, -2 बिल्कुल है। ये 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, -3 बिल्कुल है। और डायगोनल पे सारे क्या है, जीरो। इसका मतलब इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल तरीका है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने का। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो अगेन याद रखनी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखो, a प्लस बी का ट्रांसपोज या a माइनस बी का ट्रांसपोज, प्लस या माइनस कुछ भी हो, डैश मतलब ट्रांसपोज, तो सीधा सीधा खोल दो, a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। ओके, तो a प्लस माइनस b का होल ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस माइनस b ट्रांसपोज। फिर अगर मैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लूं, a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो मेरे पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा a। दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लूंगा, ए बी होल ट्रांसपोज, तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई होता है। पहले बी आएगा फिर ए आएगा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स ऑर्डर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ए बी होल ट्रांसपोज लेना है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नॉट ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज मैं डिटर्मिनेंट की लिख रहा हूं। डिटर्मिनेंट अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स की पावर लेके उसका डिटर्मिनेंट निकाला है तो डिटर्मिनेंट ए होल पावर एन लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स की पावर एन का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट की पावर एन सेम होते हैं, मतलब कोई भी पावर हो। अच्छा, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। ओके, कुछ भी एन हो आप पावर को हमेशा बाहर ले जा सकते हो। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी बताती है कि डिटर्मिनेंट में से पावर बाहर ले जाई जा सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। के क्या है, स्केलर। ठीक है, तो कोई भी स्केलर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डिटर्मिनेंट लिया है तो हमेशा याद रखना इस के की पावर m बाहर आएगी और डिटर्मिनेंट एज इट इज कैलकुलेट होगा। के की पावर क्या बाहर आएगी, m, और डिटर्मिनेंट एज इट इज कैलकुलेट होगा। m क्या है, m इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो हमें पता ही है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये जो m है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, सो m इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए विल ऑलवेज बी k की पावर m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की थी। ठीक है, क्योंकि अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस है, ये -1 जो है, -1 ये किसका काम कर रहा है, k का। ठीक है,
मेरे को पता है मेरा ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो क्या है 3/3। इसका मतलब यहाँ पे k की पावर m बाहर आएगी, लेकिन m की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, k की वैल्यू कितनी है भाई -1 है। इसका मतलब -1 की पावर 3 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, और -1 की ऑड पावर क्या होता है -1, इसीलिए यहाँ बाहर क्या लगाया देखो -1। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की, k की वैल्यू है -1, m की वैल्यू है 3, ये आ गया। ठीक, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी। तो ये कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिंगुलर। सो विथ ऑल दिस थियोरी नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 3 प्लस आयोटा 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा 3 - आयोटा, वेयर आयोटा इज √-1। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई आयोटा क्या होता है। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, आयोटा आ गया मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। आपको तो डिटर्मिनेंट निकालना है, और वो भी 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, जरा देखो दिस इंटू दिस मतलब क्या हुआ 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, माइनस दिस इंटू दिस कितना हुआ 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है भाई a + b a - b क्या होता है a² - b², यानी 9 - आयोटा स्क्वायर। फिर ये माइनस साइन तो है ही, फिर a + b a - b तो 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है भाई -1, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। फिर ये माइनस ऑपरेट होगा इस पर तो -1 बाहर निकलेगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, लेकिन आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस, तो फिर से माइनस आ गया। ये 1 से 1 कैंसिल, 9 में से 4 गया, क्या आंसर आया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया 5। सिंपल क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। लेट्स टेक अनदर वन। अभी मैंने लॉग ले लिया, फिर इसमें a = क्या आया, मैट्रिक्स दिया मैंने 2/2 मैट्रिक्स, क्या लिखा है यहाँ log 3 की बेस 2, फिर log 5 की बेस 3, log 9 की बेस 5, log 8 की बेस 3। ठीक है, फाइंड डिटर्मिनेंट a² का होल स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट a² का होल स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट 2a निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए डिटर्मिनेंट a तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट a निकाला। अच्छा, डिटर्मिनेंट a का मतलब क्या हुआ भाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट किससे रिप्लेस हो गए, डिटर्मिनेंट से रिप्लेस हो गए। तो करना तो वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। याद रखना मैट्रिक्स पे नहीं करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट लगा रखा है तो ही करना है। मैट्रिक्स तो ऐसे ही रहता है, मैट्रिक्स में हम कभी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, पहले भी समझ चुके हम ये। डिटर्मिनेंट a बोला है मतलब इस ये मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट हटके और यहाँ कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा मॉड वाला, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लिखो क्या आया log 3 की बेस 2 इंटू log 8 की बेस 3 माइनस log 5 की बेस 3 इंटू log 9 की बेस 5। ठीक है यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखो, log की बेस अलग अलग है, जब भी log की बेस अलग होती है हम क्या लगाते हैं, बेस चेंजिंग रूल लगाते हैं। बेस चेंजिंग रूल याद करो कैसे लगाते थे शॉर्ट में, जब यहाँ और यहाँ बेस अलग है तो इसको क्या लिख लेते थे भाई log 3 अपॉन log 2, log 8 अपॉन log 3। तो ये log 3 और ये log 3 कैंसिल हो जाता था कि नहीं, तो ये तो मैं डायरेक्ट ही कर लूंगा ना। अब तो ये 3 और ये 3 काट दिया, तो इसका मतलब ऊपर कौन बचा 8 और नीचे कौन बचा 2, तो क्या लिख लेंगे log 8 की बेस 2। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आंसर आया log 8 की बेस 2। सेम वे में यहाँ देखो, यहाँ भी बेस अलग अलग है, लेकिन ये 5 और ये 5 तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 9 और नीचे क्या बचेगा 3, तो log 9 की बेस 3। इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर आया log 9 की बेस 3। ठीक है, अच्छा अब हमें ये पता ही है कि भाई इस तरीके के log को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 2 की क्या पावर में 8 आता है 3 पावर में, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 3। और हमें पता है कि 3 की क्या पावर में 9 आता है 2, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 2। 3 माइनस 2 कितना होता है भाई 1। ठीक है, तो मेरा आंसर जो इस क्वेश्चन का निकल के आया वो कितना आया 1। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट a कितना आया 1। अच्छा, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिटर्मिनेंट a² का होल स्क्वायर। अब उस प्रॉपर्टी पे आओ जो पीछे लिखी तुमने, जब भी किसी मैट्रिक्स की पावर ले रखी है तो वो पावर कहाँ पे आ जाती है बाहर। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a² का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो ये 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये 2 बाहर आके 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट a की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो डिटर्मिनेंट a की पावर क्या आता है 4, लेकिन डिटर्मिनेंट a कितना निकाला मैंने 1, 1 की पावर 4 क्या होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। अब ये वाला देखो डिटर्मिनेंट 2a, 2 क्या है स्केलर है, स्केलर आती है कौन सी प्रॉपर्टी ये वाली डिटर्मिनेंट के a। अच्छा, डिटर्मिनेंट के a जब भी लिखेंगे तो कौन बाहर आता था k की पावर n या n जो भी है वो बाहर आ जाएगा, जहाँ पे n क्या है ऑर्डर है। ठीक है,
यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है जरा बताओ, 2/2, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जब मैं लिखने जाऊंगा तो इस 2 की कितनी पावर बाहर आएगी, 2 पावर बाहर आएगी, और डिटर्मिनेंट a तो एज इट इज रह जाएगा। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे हमने, डिटर्मिनेंट 2a इज 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, डिटर्मिनेंट a कितना होता है 1, 4 इंटू 1 4, तो ये 4 आ गया। इन दोनों को मेरे को क्या करना है भाई, ऐड करना है। ये कितना आया था 1, ये कितना आया 4, 1 + 4 5। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x फॉर विच द मैट्रिक्स x2 2x + 3 इज सिंगुलर। ठीक है, किस x के लिए ये मैट्रिक्स कैसा हो, सिंगुलर। सिंगुलर भी हमने पढ़ लिया, सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सीधा इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 4 बराबर कितना, 0। खोलो इसको, x² + 3x माइनस 4 बराबर 0। कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं भाई, स्प्लिटिंग करते हैं। -4 को तोड़ना है +3 में, कैसे टूटेगा, +4 और -1, ये टूटेगा, +4 और -1। एलसी कितना है 1, तो -1 से डिवाइड किया, -1 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया -4, ये कितना आ गया +1। तो इसलिए आंसर कितना आया, -4 और +1। कोई भी रिजेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है एक्स की, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल। सो सिंगुलर जहां लिखा है मतलब डिटर्मिनेंट को 0 करके सॉल्व कर लो बस। 2 ऑर्डर हो तो भी ठीक है, 3 ऑर्डर हो तो भी ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे से बोल रहा है, इफ द मैट्रिक्स AD1 7 0 E C -2 0 is skew symmetric, find A + 2C + 3D + 4E। ये सब निकालने, मतलब बेसिकली मेरे को ACDE की वैल्यू निकालनी। और मैट्रिक्स कैसा दिया हुआ है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में याद करो क्या क्या बातें थी। एक तो सबसे पहली बात ये थी कि इसका जो डायगनल है, लीडिंग डायगनल, ये जो लीडिंग डायगनल है, इस पे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 0 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा, तो ये भी 0 होना ही चाहिए। इसका मतलब A 0 होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आ गई, A 0 होना चाहिए। दूसरी बात याद करो कि रिवर्स डायगनल पे जो एलिमेंट्स थे वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए थे, नेगेटिव। तो अगर यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, -7, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, -7। यहाँ अगर 1 लिखा है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, -1। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए थे। इसका मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ अगर -2 लिखा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। मेरे पास ACDE चारों आ गए, चारों आ गए, तो अब खाली यहाँ वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। A + 2C + 3D + 4E। A कितना है, 0। ठीक है, 2C कितना हुआ, -2, 3D कितना हुआ, -21, 4E कितना हुआ, 8। 8 में से 23 गया, क्या आंसर आया, -15। तो आंसर क्या निकल के आया क्वेश्चन का, -15। ओके, यहाँ क्या लिखा था, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लिख देता ऐसे ही तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा देते, लेकिन ये याद रखना, सिमेट्रिक में डायगनल एलिमेंट हम नहीं निकाल सकते, हम खाली रिवर्स डायगनल वाले निकाल सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगनल वाले तो 0 होने ही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने की प्रैक्टिस कर लो। मैंने क्या डिटर्मिनेंट दिया था, 2 0 0 0 3 0 0 0 4। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे खोलते थे, या तो रो पे या कॉलम पे। ठीक है, किसी पे भी खोल लो। जैसे मैं फिर से कॉलम 1 पे ही, रो 1 पे ही एक्सपांड कर रहा हूँ। ठीक है, रो 1 पे एक्सपांड किया तो मेरे को पता है 2 के पीछे क्या साइन लगाना है, मेरे को प्लस, पहला एलिमेंट है प्लस लगाना है। फिर क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, डिलीट। क्या लिखना है यहाँ पे, 3 × 4 12 -0, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला एलिमेंट देखो, रो 1 का अगला एलिमेंट क्या है, 0। अच्छा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना, तो उसके अंदर क्या आ रहा है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसको डिलीट करके क्या आ रहा है वो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 0 से होने वाला है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगला एलिमेंट फिर क्या है, 0, तो उसमें भी मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो ओनली ये एलिमेंट ही लिखना पड़ा। तो रिजल्ट क्या आया, 12 × 2 24। तो 24 इसका आंसर हो गया। तो कोई भी चीज़ में बाहर 0 लिख रहा है तो अंदर वाला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आई। मैं बिना ये करे भी आंसर 24 बता सकता था। कैसे, मेरे को खाली ये देखना था कि ये जो मैट्रिक्स मेरे को दिया है वो डायगनल मैट्रिक्स है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि डायगनल को छोड़ के बाकी सब 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स बोलते थे, और उसका शॉर्ट नोटेशन हम ये लिखते थे कि भाई डायगनल ऑफ ABC। ठीक है, सो DIAG ऑफ ABC ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। कभी भी अगर हमें डायगनल मैट्रिक्स दिया है, राइट, और हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सीधा इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल एंट्रीज। तो यहाँ पे भी देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता था, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 मेरा आंसर हो गया।
तो डायगोनल मैट्रिक्स जैसे ही दिखा, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट बिकम्स योर डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इतना करेंगे इस क्लास में, वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट टिल देन इसको ढंग से पढ़ के समझ के इसके नोट्स बनाओ, और अब बाकी के भी जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज करो, डाउट्स कुछ भी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सीरियसली इस चैप्टर को लो, बहुत इजी चैप्टर है और हमेशा क्वेश्चन आता है, बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।